बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको जैसे कि पता ही है कि मैं अर्थशास्त्री हूँ, इसलिए मैं आपके सामने जो भी अपनी बातें रखता हूँ वो पॉइंट वाइज रखता हूँ और उन सारे पॉइंट्स को रखने के बाद में मैं आप पर ही छोड़ दिया करता हूँ कि आप ही फैसला करें कि उस विषय में भारत क्या प्रगति कर रहा है या भारत का नाम जो है वह नीचे गिरा है। तो दोस्तों आज इसी क्रम में हम ये विवेचना करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या भारत का डंका विश्व में बज रहा है। मोदी सरकार के अंतर्गत क्या भारत की बहुत प्रसिद्धि हुई है विश्व में। तो दोस्तों इस विषय में मैं कुछ एक पॉइंट्स रख रहा हूँ आपके सामने। अब आप खुद ही फैसला करिएगा कि क्या भारत का नाम बहुत ज़्यादा प्रगति कारक माना जा रहा है आज विश्व में। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि जो विश्व पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है विश्व में, कि हर एक देश का पासपोर्ट जो है उसको रैंक दी जाती है। जिस भी पासपोर्ट का जो रैंक है वह ऊपर दर्जे में होता है, मतलब कि नंबर 1 2 3 4। तो वो सब पासपोर्ट जो है जिन भी देशों के होते हैं वह बहुत ज़्यादा क्रेडिबल माने जाते हैं। उनको वीज़ा जो है वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा देशों में पूरे विश्व में। और इसी तरह जैसे भी नंबर नीचे आता है पासपोर्ट का, तो उन पासपोर्ट को कम आंका जाता है। तो इसी क्रम में देख लीजिए दोस्तों, 2014 में भारत का पासपोर्ट जो है वो वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर आता था 74वां। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है भारत के पासपोर्ट का नंबर वर्ल्ड इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स में आता है 80वां। अब आप देख लीजिए 6 पॉइंट की ये गिरत हुई है कि बढ़त हुई है भारत का एक पासपोर्ट की वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में। दूसरी बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि जो प्रेस और मीडिया है किसी भी देश में, उसको कितनी छूट है, कितनी आज़ादी है, तो उसका जो वर्ल्ड में इंडेक्स होता है उसे कहते हैं वर्ल्ड में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसमें जो है भारत का भारत का नंबर जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में नंबर आता था 80वां आता था 2012 में। ठीक है दोस्तों। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये 180 देशों में कराया जाता है और इसमें नंबर दिया जाता है कि किस देश में प्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम है, यानी कि प्रेस खुल के अपनी बातें और राय रख सकता है, सरकार का विश्लेषण कर सकता है और सरकार की आलोचना कर सकता है। तो इसी क्रम में 2012 में भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में नंबर आता था 80वां। और अब 2023 के अनुसार भारत का 180 देशों में नंबर आता है 161। ये दोस्तों आप खुद भी गूगल पर देख सकते हैं। तो अब आप ही बताइए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहीं जहां भारत 80वें नंबर पे खड़ा रहता था 180 देशों में, आज वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है भारत का 161वें नंबर पर आकर गिर गया है 2023 के साल में। और ये मोदी सरकार ही चल रही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात रही दूसरी कि भारत का जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ नंबर आता है। अब हम तीसरी बात की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। इसी क्रम में तीसरे पॉइंट पर दोस्तों अब आप देखिए कि आसपास के जो भी देश हैं भारत के, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बर्मा हो, और चाहे आपके मालदीव्स हो, चाहे आपके मॉरिशस हो, ये जितने भी छोटे मोटे देश हैं, थाईलैंड हो साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये जितने भी देश हैं पहले भारत की इनके कंपैरिजन में जो ग्रोथ रेट थी, जिसको ग्रोथ रेट बोला जाता है दोस्तों,
इंडस्ट्रियल इंडेक्स के हिसाब से वो कितनी ज़्यादा थी भारत की ग्रोथ रेट। और अब आज आप देख लीजिए, आपका ठीक पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, उसकी ग्रोथ रेट भी भारत से आगे चली गई है दोस्तों। और तो और आप ये भी देख लीजिए, कूटनीतिक जो आधार होता है उस हिसाब से भी, कि आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे आप देख लीजिए बर्मा, जहाँ चीन ने पूरी तरीके से अपना जो है दखल बना रखा है वहाँ की आर्मी के द्वारा, और भारत के ठीक पास का वो देश होते हुए भारत आज चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सक रहा है। और वहाँ पूरी तरीके से चाइना जो है काबिज हो रखा है। इसी तरह भूटान की आप बात देख लीजिए, भूटान ने भी चाइना की तरफ इस तरह मुख मुख मोड़ रखा है कि जिसकी वजह से आज भारतीयों के लिए एंट्री के लिए भी भूटान ने कम से कम जो है 5,000 रुपये का एंट्री फीस लगा रखा भारत के लोगों के लिए। जबकि इस तरह का कोई भी बैरियर जो है भूटान ने चाइना के साथ नहीं कर रखा है। तो भारत के लोगों को घुसने देना भी जो है भूटान नहीं देना चाहता है। ठीक है, तो ये पड़ोस के देशों में भारत की क्या इज्जत है उसकी मैं आपसे उल्लेख कर रहा हूँ इन बातों की। फिर आप देख लीजिए पास में आपका बांग्लादेश, जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो भारत से भी ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट में। और तो और बांग्लादेश जो है वह चीन के साथ किस तरीके से परस्पर संबंध बनाया जा रहा है, ठीक है, वह तो आप आए दिन देखते ही होंगे। ये बांग्लादेश की कहानी हुई। अब आप नेपाल को उठाकर देख लीजिए, नेपाल में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन कर रहा है, और नेपाल की सरकार पूरी तरीके से चीन के कहे पर चलती है, यह भी आपको पता ही होगा। नहीं तो एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था कि नेपाल हर एक चाल जो भी चलता है वह पहले भारत से सहमति लेता है और उसके बाद में नेपाल चलता है, क्योंकि नेपाल और भारत का सिर्फ कूटनीतिक संबंध ही नहीं है, बल्कि भारत के लोगों में और नेपाल के लोगों में जो है एक एक पारिवारिक संबंध भी है। क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वगैरह के, वहाँ के लोगों के पारिवारिक रिलेशन भी हैं नेपाल के साथ। लेकिन आज आप देख लीजिए, नेपाल पूरी तरीके से चाइना की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है। चाइना जैसे कहता है वैसे नेपाल चलता है, और नेपाल के लोगों के लिए चाइना में एंट्री बड़ी आसान है। जबकि आप भारत के लोगों के लिए देखेंगे चाइना में एंट्री तो छोड़ दीजिए, नेपाल में भी आज कल भारत की जो जिस भी तरह की कूटनीतिक जो बातें की जाती है भारत की तरफ से, उसकी अवहेलना करते ही दिखाई देता है नेपाल। तो ये नेपाल की बात हो गई दोस्तों। फिर आप श्रीलंका ले लीजिए, श्रीलंका में भी किस प्रकार से चीन ने दखल करके और पूरी तरीके से उसके ऊपर में अपना उसका जो पोर्ट है उसको आज अपने अंतर्गत ले रखा है, वह तो आप सब जानते ही होंगे। श्रीलंका जो है इस तरीके से रिलेशन थे भारत के साथ में कि श्रीलंका भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह हर एक अपनी कूटनीतिक चाल और इस तरह के से चलता था कि जिसमें भारत का पूरा हस्तक्षेप होता था। कई बार यूनाइटेड नेशंस में भी श्रीलंका ने भारत का साथ दिया है, लेकिन अब आज देखने को मिलता है कि श्रीलंका इस तरीके से चीन के हाथों में चला गया था कि जिसकी वजह से उसकी हालत खराब कर डाली कुछ ही दिनों पहले चीन ने, और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तहस नहस भी कर दी। देखिए वो बात अलग है कि चीन किसी भी देश में घुसता है तो उसके बाद में उसको अपना ऋणी बना देता है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देता है, वह बाद की बात होती है। लेकिन पहले ये जो आसपास के पड़ोसी जितने भी देश हैं वह चीन की तरफ इतना अपना मुंह अब चीन की तरफ अपना पॉजिटिव रवैया जो रख के चल रहे हैं और रख के चले हैं, तो इसमें क्या भारत की साख गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही है आपको? भारत की कूटनीति का क्या डंका बजते हुए दिखाई दे रहा है आपको आस पड़ोस के देश में? आप खुद ही सोचिएगा। अब बिल्कुल ताज़ा जो है बातें कर लेते हैं दोस्तों। ताज़ा मामला सामने आया है। आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से भारत की मोदी सरकार
इजराइल का जिस तरीके से पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह समर्थन कर रही है, उसको देखते हुए आज मालदीव जैसे एक छोटे से देश के एक महिला मंत्री ने कह दिया कि मोदी के नाम पर कुछ अवहेलना करने वाले शब्द बोले हैं उस महिला मंत्री ने, जो कि मालदीव से है। तो अब आप देख लीजिए, मालदीव जैसा छोटा सा देश भी भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर किस तरह की हंसखेलियां कर रहा है। और आप इसी बात से समझ लीजिए कि किस तरह से भारत का नाम या भारत का डंका क्या विश्व में बज रहा है। यह तो मैं आपके सामने छोटे छोटे देशों की बात कह रहा हूं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाँ, भारत महासागर के आसपास में बसे हुए छोटे मोटे देश हैं, जिनके ऊपर में भारत एकदम हावी रहा करता था। लेकिन आज ये सारे के सारे देश, आप इनके रुख देख लीजिए और आपको समझ में आ ही जाएगा इनके रुख को देखते हुए कि क्या ये भारत की रेस्पेक्ट करते हैं। ये छोटे मोटे देश जो पहले भारत को बहुत ही गर्वित नजरिए से देखा करते थे। अब आप ही बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा भारत का विश्व में डंका बज रहा है मोदी सरकार के अंतर्गत। आप सोचिए दोस्तों, बड़े बड़े जो देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाहे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और आपका कनाडा, ये सब देश तो भारत के नागरिकों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वह आप कभी भी इनके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पे चले जाइए या जो भी भ्रमण करते हुए लोग नजर आएंगे आपको भारत के पासपोर्ट लेकर, उनसे आप पूछ लीजिए दोस्तों। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप यूट्यूब चैनल उठा लीजिए और उठा के आज के नौजवान युवकों को देख लीजिए जो यूट्यूब पर अपने टूर्स एंड ट्रेवल्स के वीडियो बनाते हुए दिखाई देंगे। उनको आप देख लीजिए, उनके वीडियोस में ही नज़र आ जाएगा आपको, उनको कहते हुए आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा कि दोस्तों हमारी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है हमारे भारतीय पासपोर्ट की वजह से। हमें दुय्यम दर्जे का नागरिक माना जाता है विश्व में। कई बार वो ये भी कहते हैं कि उनकी पंक्तियां ही अलग लगती है। कई बार वो ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं अपने वीडियोस में कि बाकी जितने भी देश के जो पासपोर्ट होल्डर थे, बाकी दूसरे देश के जितने भी सिटीजन्स थे, उनको जो है वीज़ा के द्वारा अराइवल कर दिया गया है, लेकिन भारत के लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी होने के बावजूद भी उन्हें रोक कर 2-2, 3-3 घंटे तक पूछताछ किया जाता है और उनमें से ज़्यादातर लोगों को वापस भेज दिया जाता है। यह सिर्फ उन्हीं देशों के द्वारा नहीं किया जाता जो भारत के विपरीत में खड़े हुए रहते थे, लेकिन उन देशों के द्वारा भी आज किया जा रहा है जो भारत के बहुत बड़े दोस्त माने जाते थे, जैसे कि रूस, जैसे कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी स्थान देश हैं आपको जो दिखाई देंगे CIS कंट्रीज में, और इसी तरह यूरोपियन भी कई कंट्रीज में दिखाई देंगे आपको। इसी तरह के हालात हो रखे हैं भारत के पासपोर्ट होल्डर्स के इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर। आप इनके वीडियोस को देख लीजिए और आप खुद दिखाई दे जाएगा कि कहाँ पर भारत के सिटीजन्स का या भारत के पासपोर्ट होल्डर्स को किस नज़रिए से देखा जा रहा है आज के विश्व में। यह सब कारण इस क्यों हुए भारत के पासपोर्ट होल्डर्स के, और भारत का जो इस तरह की जो जिसे कहा जा सकता है कि इस तरह से नाकामी जो है विश्व स्तर पे क्यों देखी जा रही है। इन सब के बहुत से कारण हैं, आपको भी पता है। कई प्रकार के इस तरह के कार्य हुए हैं भारत में मोदी सरकार के अंतर्गत, जिसमें जातिगत भेदभाव और जिसे कहते हैं जातिगत जो है लड़ाइयाँ, जातिगत ध्रुवीकरण, जातिगत जो है दंगे फसाद होना भारतवर्ष में, ठीक है, रिलीजियस जो फाइट्स होना बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जो है मेल जोल का एक माहौल था, उसमें खनन होने के बाद में इस तरह की जो खबरें पूरे विश्व में जाती है
इसके बाद से जो है भारत के लोगों को इस नज़रिए से देखा जा रहा है। यह पिछले 10 वर्षों की कहानी है दोस्तों, और इन सबको कहने के बाद में अब मैं सिर्फ अब आपके हाथ में छोड़ता हूँ। आप खुद इन चीज़ों को समझकर और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सबको देखकर और सुनकर अब आपको क्या समझ में आती है, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अंत में मैं ये जरूर कहूँगा दोस्तों कि आप कहेंगे कि भाई बात जो भी हो, भारत की जो है वह जो है ग्रोथ रेट तो बढ़ी है, यानी कि जो भारत की जो उत्पादक क्षमता जो है वह तो बढ़ गई है। तो दोस्तों भारत की उत्पादक क्षमता जो है वह बिल्कुल नहीं बढ़ी है। भारत की उत्पादक क्षमता जो है वह गिरी है। लेकिन 2014 के बाद से जो नए तरीके से जो गणनांक कर रही है भारत की सरकार, मोदी सरकार, जो जीडीपी कैलकुलेशन करने का तरीका है जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे कितनी पैदावार हुई, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेशन हुआ यहाँ पर भारतवर्ष में, उसका जो गणना करने का तरीका था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, उसे बदलकर आज मोदी सरकार अलग तरीके से गणना उसका कर रही है। इसकी वजह से वह आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह बिल्कुल भी बढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि वह करीब करीब 1 या 1.5 या 2% से ज़्यादा नहीं है आज की डेट में। एक तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, आप फिर बोलेंगे कि जीडीपी बढ़ा हुआ है, तो दूसरा इसका पॉइंट ये है दोस्तों कि जीडीपी नहीं बढ़ा हुआ है दोस्तों। इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, महंगाई की दर, वह आज की डेट में 15-15, 20-20% बढ़ी हुई है दोस्तों। आप जो स्टेटिस्टिक्स या जो आंकड़े देखते हैं भारत सरकार के, जिसमें आपको बताया जाता है कि 9-10% की जो है महंगाई दर बढ़ी है भारत में, यह बिल्कुल गलत बात है। आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को उठाकर देख लीजिए, पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए और उसकी गणना कर लीजिए, उसके भाव देख लीजिए, कहीं भी 7 या 8 या 10% नहीं, हर एक सामान की जो कीमतें हैं वह 30-30, 40-40% ही नहीं, 100-100% भी बढ़ गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा आगे और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप गैस के चूल्हे का ही दाम देख लीजिए, जो 400-425 का आया करता था और जो भारत की सरकार ही आप लोगों को दिया करती थी, उसी का रेट जो भारत की खुद की सरकार ने 450 रुपये से उठा के 1150 रुपये में बेचना शुरू कर दिया था। और अभी तीन या 4 जो राज्यों में चुनाव आए, उसके पहले इस मोदी सरकार ने 200 रुपये कम किए, यानी कि 450 रुपये से 900 रुपया, यानी कि पूरे के पूरे 200 पूरा जो है 200% भाव बढ़ाकर चीज तो आज भारत की सरकार ही बेच रही है। और यही हालात भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जब भारत की सरकार खुद ही चीजों को 100-100, 200-200% महंगा बेच रही है, बताइए तो आप कैसे मान लेते हैं भारत की सरकार के आंकड़ों को, जो बताती है कि भाई जो महंगाई की दर है भारतवर्ष में 6 या 7% है। ये बिल्कुल गलत है, 6-7% नहीं है। 30%, 50% तो मामूली बात है। आपको 100% मतलब कि रुपए का 2 रुपया चीज का भाव होना, मतलब 100% बढ़ी हुई, 150% बढ़ी हुई दरें आपको दिखाई देगी, जो भारत की सरकार जिन चीज़ों को आपके पास बेच रही है। इन सब चीज़ों को कहने के बाद में आप उस हिसाब से अगर गणना करें, तब आपको पता लगेगा कि भारत में इतना बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन दर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे भारत की जीडीपी को, तो आपको बढ़ी हुई जीडीपी दिखाई देगी, वो भी 2-2.5-3% की, जो पुराने मनमोहन सिंह के काल में उस हिसाब से अगर आप करें, और अगर उस हिसाब से अगर आप इन्फ्लेशन को अगर आप देख लें, तो आपको पता लगेगा कि भारत में जो लोग हैं वो फायदे में नहीं है बल्कि नेगेटिव में है। यानी कि भारत के लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, माइनस में गए हैं भारत के लोग।
पॉजिटिव में नहीं मिलेंगे। उनके पास में इनकम जो है बढ़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि उनके पास जो जमा पूंजी थी या जो जमा धन था वही जो है खर्च कर दिया जा रहा है भारत के लोगों के द्वारा आम जीवन यापन के लिए। ये तो सच्चाई है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई यही है। भारत की सरकार के आंकड़ों के में दिखाए गए जो भी बातें हैं वो सच्चाई नहीं, वो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है और भ्रामक है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने खुद के जिस भी भगवान को मानते हैं या जिस भी परमात्मा को मानते हैं, या आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप अपने भगवान से जरूर पूछिएगा कि प्रभु, क्या हम अगर मूर्खता करें तो क्या इसके लिए आप हमें अच्छा मानेंगे, आप हमें अच्छा अपना जो है अच्छा भक्त मानेंगे अगर हम जीवन में जो है गलतियां करते चलें और जो ऐसी सरकारें हों जो हमें भ्रामक करें लेकिन हम उनके भ्रम में आ जाएं। तो आप अपने ईश्वर से पूछिएगा कि क्या आपको वो आपका ईश्वर अच्छा भक्त मानेगा। तो आप अपनी आत्मा की जो आवाज़ आपको मिलेगी उसमें आपका ईश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल मूर्ख मानता हूँ, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ मानता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपना अच्छा भक्त नहीं मान सकता, क्योंकि तुमने जो है किसी भी तरीके से मूर्खता दिखाई है, तुमने किसी भी तरीके से अपना जो है ज्ञान नहीं दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना भक्त भी नहीं मानता। तो इस वजह से जो है आपका ईश्वर भी आपको नकार देगा दोस्तों। यह बिल्कुल सच्चाई है और सत्य बात है। इन सारी बातों के साथ में अब मुझे लगता है कि मुझे अपने शब्दों को विराम देना चाहिए। अगर आपको मेरे बातें और मेरे पॉइंट्स और जो भी मैंने तर्क आपके सामने रखे हैं वो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप कृपया इतना ज़्यादा प्रचार कीजिए कि हमारे और भी जो भी भ्रम में भटके हुए सीधे साधे बेचारे लोग हैं जो नहीं समझते हैं इन भ्रामक बातों को, उनकी भी शायद आंखें खुले और वो भी जो है अपने ईश्वर के करीब रहें और उनका ईश्वर जो है उन्हें मूर्ख बोलकर और उन्हें दूर न कर दे। इन्हीं विचारों के साथ अब आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।